हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, 4 भी हो ही जाएगा, होने ही वाला है। हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर हम देखा जाए तो 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन के बाद इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर में हम अभी प्रोजेक्टाइल के बाद रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ेंगे और मैं आपको सर्कुलर मोशन भी पढ़ा दूंगा ताकि आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो सर्कुलर मोशन बच गया था वो सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा कवर कर दूं। तो ऑल इन ऑल हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमको पढ़ना होगा वर्क एनर्जी पावर। हम जब वहां तक पहुंचेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है अब हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी नॉलेज से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आप आसानी से कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट बहुत आसान है, स्टार मार्क कर देता हूं मैं। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, स्टार मार्क करूंगा, है ना। पहला पार्ट आपको बन जाएगा। ये थोड़ा सा सेकेंड पार्ट आपको दिक्कत दे सकता है, ठीक है। चलिए भाई वेक्टर जरूर पढ़ लेना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से वेक्टर डिस्कस किया है मैंने। वेक्टर्स के लेक्चर जरूर देख लें। वेक्टर का कोई भी कंसेप्ट आप मिस मत करिएगा, नहीं तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए भाई, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। फाइंड दी विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। चलो भाई अब थोड़ा सा ना डायग्राम बहुत जरूरी है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम यहाँ। चलिए ये है आपकी बॉल, ये आपने इसको प्रोजेक्ट कराया और ये बॉल यहाँ गिरी, ठीक, छोटी हो गई गिर के बॉल, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कलर बदल लेता हूँ। आइए, बॉल जब यहाँ पहुँचेगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड पूछ रहा है वो, ठीक है ना। चलिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड हम निकालेंगे। अभी तो हम ये जानते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है ना। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है कितना, 37 डिग्री, ठीक है ना। 37 डिग्री का ट्राइंगल याद आ गया होगा आपको। यह है 37 डिग्री, तो यह है 3, यह है 4, यह है 5, ठीक। चलिए तो यहां पर आ जाएगा 10 cos 37। cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ux आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अगर हम u साइन थीटा की बात करें, है ना, ये कितना आ जाएगा, u साइन थीटा मतलब 10 इंटू साइन 37। साइन 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5 कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास uy की वैल्यू आ गई है, आपके पास ux की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। चलिए तो आप क्या इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो u वेक्टर इज इक्वल्स टू 8i कैप प्लस 6j कैप, हाँ कि ना, बिल्कुल सही कहा सर, हम ये कर सकते हैं। चलिए कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है आफ्टर 1 सेकेंड पता लगाओ आपकी वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड लेना है हमको। मान लो अगर हम एक बॉल लेते हैं जो 1 सेकेंड बाद कुछ वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, क्या उसका x कंपोनेंट चेंज होगा? अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो क्या उसका x कंपोनेंट चेंज होगा? नहीं। चाहे बॉल यहां हो, चाहे बॉल यहां हो, चाहे बॉल यहां हो, चाहे बॉल यहां हो, उसका x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला, ये बात पक्की है, ठीक है। तो हम फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में x कंपोनेंट तो सेम रहने वाला है, मतलब 8i कैप तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, पक्का। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, कि अगर बॉल का y कंपोनेंट निकालना है 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड के बाद अगर बॉल का y कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का, तो कैसे निकालेंगे। तो याद करो यार, हमने पढ़ा है इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, हमको y डायरेक्शन के बारे में सारी बातें करनी है क्योंकि x डायरेक्शन तो कांस्टेंट चल रहा है वेलोसिटी, ठीक। तो vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt, याद करो, ठीक। vy इज इक्वल्स टू uy की वैल्यू थी u साइन थीटा माइनस gt, याद करो, ठीक, वेरी गुड।
अच्छा चलो, तो वी वाई इज इक्वल्स टू, वैल्यू निकल सकती है, यू की वैल्यू कितनी है 10, यू की वैल्यू है 10, साइन थीटा इज 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस 10 इंटू टी कितना है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा -4, ठीक है ना। तो वी वाई कितना आ गया, वी वाई आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। अब -4 मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका क्या मतलब है, -4 मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका क्या मतलब है, मतलब आपकी बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मतलब बॉल 1 सेकेंड के बाद कहाँ होगी, कहाँ होगी, बॉल नीचे आना चालू कर चुकी होगी। ये देखो बॉल यहाँ होगी, इसके पास 8 मीटर पर सेकेंड होगा एक्स डायरेक्शन में और 4 मीटर पर सेकेंड होगा नीचे की डायरेक्शन में, क्लियर। और ये होगी इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। सही कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक। तो क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कंप्लीट हो गया। v वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 i कैप माइनस 4 j कैप, नीचे की तरफ है ना, तो -4 j कैप। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर एट इनिशियल पॉइंट। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी उसने आफ्टर 1 सेकेंड, तो ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। अगर वो पूछता कि स्पीड बता दो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे आप, √8² + 4², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपसे पूछा नहीं है। आइए जरा नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझो इस बात को। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये देखो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है कि नहीं है, इसको आप पीछे एक्सटेंड करो, ठीक। वो पूछ रहा है ये एंगल बताओ कितना है, मान लिया ये एंगल अल्फा है, वो ये एंगल पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है। अल्फा वो एंगल है जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ बना रहा है। अच्छा, जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, याद करो, वेक्टर्स 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 डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो तो आपको एंगल फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम कोशिश करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट लें किसका, यू वेक्टर का और वी वेक्टर का। आइए चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा दिया, अगर जो लोग कर सकते हैं वो क्वेश्चन को आगे खुद ही सॉल्व करें, जो नहीं कर सकते हैं, कर तो सभी सकते हैं खैर, मतलब जिनको थोड़ा सा स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। फॉर फाइंडिंग आउट द एंगल, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, या फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज द एंगल बिटवीन द final vector and initial velocity vector. For finding out the value of alpha, we will take dot product. We'll take dot product. ठीक, चलो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ब्रैकेट आगे कॉस अल्फा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कॉस अल्फा, टेल टू टेल जुड़े हैं ना दोनों वेक्टर, ये वेक्टर है हमारा u वेक्टर, ये वेक्टर है v वेक्टर, दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, वेक्टर में पढ़ाया था मैंने। चलिए यहां हमारे पास क्या u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। क्या होगा, क्या निकाला था भाई हमने, u वेक्टर जो था वो था हमारा 8i कैप प्लस 6j कैप, है ना, और हमारा v वेक्टर क्या आया था, v वेक्टर आया था हमारा 8i कैप माइनस 4j कैप। चलिए u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल कर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर, √8² प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 ज़ा 4, 6 6 ज़ा 36, 64 प्लस 36 100, ये कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। कमर दुख गई रे, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 64 प्लस 16 है ना, हाँ 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 80, √80 भैया, √80 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी।
चलिए भैया, तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, डिवाइड कर दो आप किससे, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन से, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। आओ जरा डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लें। u वेक्टर डॉट v वेक्टर निकाल रहे हैं, तो देखो u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्या होगा, 8 8 जा 64, वेक्टर लगेगा क्या, नहीं, डॉट प्रोडक्ट है स्केलर। 8 इंटू 8 64 प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 4 24, है ना। ये कितना आ जाएगा 44062, 0 आ जाएगा, ये कितना 40, वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। क्लियर। तो चलो इसकी वैल्यू 40 आ गई, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, यहां से एंगल आपके सामने आ जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए इसको हटाता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं। चलिए u वेक्टर डॉट v वेक्टर की वैल्यू आई है 40, ये देखो u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, u वेक्टर डॉट v वेक्टर कितना आया है 40 आया है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 इंटू रूट 80, 10 रूट 80 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। है ना जोरदार क्वेश्चन था ना, जोरदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। क्या होगा इसमें, गलती क्या होगी, बच्चे ये एंगल निकालेंगे, बच्चे ये एंगल निकालेंगे, मान लो इसको क्या बोल दूं मैं बीटा, है ना। जब वो सेकंड ऑप्शन आपसे पूछेगा एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, मन तो आपका बोलेगा कि भाई ये कुछ अलग बोल रहा है, लेकिन आप बोलोगे यार नहीं नहीं मुझे तो यही निकालते बनता है, तो मैं यही निकाल दूंगा। ये निकाल दोगे अगर आप एंगल, तो सरासर गलत हो जाएगा। ये एंगल पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे ये एंगल पूछ रहा है ना। यहां गलती करने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। अच्छा, अगर आपसे बीटा एंगल पूछता तो क्या करते, अगर आपसे बीटा एंगल पूछता तो क्या करते, तो यार देखो tan बीटा निकालोगे, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनियस कितना 8, ये हो जाता 1/2, सही किया कि नहीं किया, 4/8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बीटा कितना आ जाता tan इनवर्स 1/2, ये आ जाता आपका बीटा, यहां से सिंपल तरीके से। बट अगर आपने इसका आंसर दे दिया कि इसका एंगल जो है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1 सेकंड, अगर आपने बोल दिया tan इनवर्स 1/2 है, तो वो गलत हो जाएगा। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि बीटा बताओ, वो आपसे पूछ रहा है अल्फा बताओ। आपने अल्फा भी सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है, क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया अपन ने निपटा दिया है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं और कुछ है क्या हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन। आइए भाई, विच ऑफ द पाथ, अरे यार इसका तो डायग्राम ही नहीं है, डायग्राम बना देता हूं मैं, डायग्राम मैं बना देता हूं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द पाथ 1 और 2 ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट, यूज नेसेसरी अजम्पशंस। अच्छा, तो खतरनाक बात बोल दी इसने, यूज नेसेसरी अजम्पशंस, बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे बोल देते हैं। चलिए भाई, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस, ठीक है ना। आपको दे दिए हैं डायग्राम 2, एक है भाई ये पाथ, ठीक है, पाथ 1, और एक और होगा पाथ 2, ठीक है ना। ये है आपका पाथ 2। चलिए, बात बस इतनी सी है ना, क्या मैं सच्ची क्या ये झूठा, बात बस इतनी सी है ना T2, या तो वो या मैं। ये है भाई पाथ 1, ये है पाथ 2। अच्छी बात ये है कि H1 इज इक्वल्स टू H2 है, यानी कि जो हाइट पहले पाथ ने अचीव की है, मैक्सिमम हाइट जो पहले पाथ के लिए है और मैक्सिमम हाइट जो दूसरे पाथ के लिए है, वो क्या है आपको सेम दी गई है। वो पूछ रहा है बताओ किस प्रोजेक्टाइल को ज्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से कमेंट करो अभी तुरंत, इसी टाइम आप वीडियो देखते हुए मुझे बताओ किसको ज्यादा टाइम लगेगा, कौन सा प्रोजेक्टाइल को ज्यादा टाइम लगने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा। आइए देखते हैं। आप इतना समझिए कि इस पाथ 1 वाले प्रोजेक्टाइल को दूसरे थीटा से फेंका गया है, इसका मान लो थीटा 1 है, और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है जो पाथ 2 को होते हुए जा रहा है, फॉलो कर रहा है, उसका मान लो थीटा 2 है, ठीक है। चलिए अब आइए जरा बातों को समझते हैं। उसने बोला है H1 क्या है, H2 के बराबर है, ठीक। तो क्या आप H1 का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g। क्या उसने ये बोला है कि सेम स्पीड से फेंका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। हो सकता है इसकी स्पीड अलग हो, इसकी स्पीड अलग हो, बस बताया यह है कि दोनों ही पाथ की हाइट क्या है, सेम है। चलिए, तो U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g इज इक्वल्स टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2
साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? ये क्या है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, वो मैंने सीधे सीधे लिख दिया है। तो 2g से 2g कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। अगर मैं रूट लगा दूं, यहां पर रूट लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। कुछ दिमाग में बत्ती जली इसको देखकर कुछ दिमाग में बत्ती जली? ध्यान से देखना। पाथ 1 के लिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u1 साइन थीटा 1 होगा। क्या इसको आप uy1 बोलोगे? हाँ कि ना? बिल्कुल सही सर। अच्छा, क्या दूसरे वाले पाथ के लिए वर्टिकल कंपोनेंट u2 साइन थीटा 2 होगा? साइन थीटा 2 होगा। इसको आप uy2 बोलोगे क्या? बताओ, क्या आप इसको uy2 बोलोगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल बोलेंगे। क्या बोला मैंने ये बोला uy2 इज इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये कुछ नहीं है, दिस इज uy1 इट इज इक्वल्स टू uy2। सही कहा कि नहीं? बिल्कुल सही कहा सर। मतलब पहले पाथ और दूसरे पाथ के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, वो क्या है? आपस में सेम है। तो इससे क्या फायदा होगा? आओ जरा देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलो बाबा। याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। याद करो, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू यू वाई अपॉन जी? मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सही। यहां पर अब आप देखो, अगर मैं बोलूं पहले वाले पाथ का टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना, तो वो होगा 2u(y1) अपॉन जी। अगर दूसरे वाले पाथ का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो वो होगा u(y2) अपॉन जी। बट बात क्या है, u(y1) और u(y2) आपस में बराबर है। u(y1) और u(y2) आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट पहले पाथ के लिए जो होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट जो दूसरे पाथ के लिए होगा, दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये बात पक्की है, क्लियर है कि नहीं? तो उसने वही पूछा था कि बताओ दोनों पाथ में से किस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है। तो दोनों ही पाथ का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सेम है, बराबर है, एक जैसा है। ठीक है, कितने प्यारे तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा ना आपको एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ा सोचना पड़ेगा। सीधे अप्रोच डेवलप नहीं होगी, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, उसके बाद अप्रोच डेवलप होना चालू होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर। आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रास हॉपर कैन जंप अप टू अ हाइट h, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन जंप अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अच्छा, देखते हैं। हमको रेंज पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट के बारे में बोलकर वो रेंज के बारे में हमसे बात कर रहा है। तो समझो मेरी बात, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही फॉर्मूला है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट अगर मैं बोलूं थीटा मैं 90 डिग्री कर दूं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो एच मैक्स क्या हो जाएगा? एच मैक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी भैया? u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन 91 हो जाएगा, तो भाई u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगी। अच्छा, हम रेंज की अगर बात करें तो रेंज का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? हाँ सर, रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है भाई? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम बोले कि एट मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें तो थीटा 45 डिग्री पर हमको मैक्सिमम रेंज मिलती है। थीटा 45 किया 91 हो गया, तो ये कितना हो गया? u स्क्वायर अपॉन जी हो गया। u स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है क्या? 2g h मैक्स, और वो वैल्यू कितनी है? h है ना? तो हम यहां से बोल सकते हैं u स्क्वायर इज नथिंग बट 2g h गिवन है ना आपको मैक्सिमम हाइट। ठीक है, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहां पर u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 2gh अपॉन g से g कट जाएगा, तो यहां से हमको पता चल जाएगा मैक्सिमम रेंज वो कितनी ले लेगा भाई? 2 टाइम्स ऑफ हाइट। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर होगी। क्लियर है? पक्का 100%। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको चलना है। फिर
एक और क्वेश्चन ध्वस्त होते हुए इसको करता हूं मैं क्लियर, आगे बढ़ेंगे भाई, एक और क्वेश्चन देखेंगे। और कौन सा क्वेश्चन है हमारी आंखों के सामने? एट व्हाट एंगल शुड projectile be thrown such that the horizontal range of the projectile will be equal to half of its maximum value। अच्छा, फाइंड आउट आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है भाई एंगल, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। और आपको कंडीशन क्या दी गई है कि जो सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करे वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर हो। अच्छा 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 अच्छा। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन जी, है ना। इस रेंज को इस मैक्सिमम वैल्यू के हाफ के बराबर होना है ना। सिंपल सी बात है यार, सिंपल मैथ्स है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। u स्क्वायर, ये कहां से आ जाता है लाल पेन? वो बोल रहा है कि जो r है उसको r मैक्स के आधे के बराबर होना है, आधे के बराबर। चलिए, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू, आप देखो मैक्सिमम का फॉर्मूला है u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, तो g से g काट दो, u स्क्वायर से u स्क्वायर काट दो, तो साइन 2 थीटा आ गया 1/2 के बराबर। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 के बराबर आ गया। तो 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो 2 थीटा 30 डिग्री के बराबर आ गया, तो थीटा आ गया 15 डिग्री के बराबर। ठीक, 15 डिग्री के बराबर आ गया। क्या आंसर 15 डिग्री बस है? नहीं। क्या आंसर 15 डिग्री बस है? नहीं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो दूसरा आंसर भी होगा एक, है ना। तो अगर आप पूछेगा आपसे आंसर क्या है, तो आंसर है 15 डिग्री और 90 माइनस 15 डिग्री यानी कि 75 डिग्री। ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड 75 डिग्री 90 माइनस थीटा का एंगल है। ठीक है, क्लियर है? पक्का 100%? कोई भी टफ चीज लगी आपको इसमें? नहीं बाबा। लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं प्रोजेक्टाइल को, समझते नहीं चीजों को, तो आपको ये क्वेश्चन टफ लग सकता था। अंग्रेजी बहुत खतरनाक होती है क्वेश्चन में। पहला काम तो आपको भाई क्वेश्चन की अंग्रेजी पकड़ना है। अंग्रेजी पकड़ने के बाद आपको फिजिक्स लगानी है। फिजिक्स आप पहले नहीं लगा सकते तुरंत भाई, पहले अंग्रेजी ही आएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ा करो, अच्छे से समझा करो वो क्या पूछ रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व फटाक से कर दिया करो। वो तो बनता ही, आपको स्मार्ट लोगो, आपको नजर न लगे किसी की। लो भाई, ठीक है, चलो भाई, नजरें उतार दी आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया कि नहीं? कर लो पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, घुमा फिरा के क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। क्या पूछा भाई? आओ, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2/√3। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 2√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। ठीक, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू, अरे यार लाल पेन क्यों चल जाता है भाई, इज इक्वल्स टू 2√3। और एच मैक्स का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, अब यहां देखो साइन 2 थीटा में क्या छुपा हुआ है? साइन 2 थीटा में छुपा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छे से लिख दूं? नहीं तो बोलोगे सर ये क्या गिचड़ पिचड़ कर दिया है। u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा छुपा है क्या? साइन थीटा से स्क्वायर चला गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर चला गया, g से g चला गया। ठीक, यहां है साइन थीटा, यहां है कॉस थीटा, इसको ले जाओ इधर। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2√3 के। हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही है। यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेन इनवर्स 1/2√3 इज द आंसर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यही पूछा था? अरे यही पूछा था। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। सॉरी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे बाबा। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। जो एंगल वाला निकालना था हमको, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल, कितना अच्छा क्वेश्चन था,
वो भी था, ये भी है। आगे आप देखोगे और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, भयानक क्वेश्चन कर लिए हमने, भयानक भयानक भयानक। कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस देखेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, प्रोजेक्टाइल पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो पार्टिकल है ए और बी, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है डिफरेंट डायरेक्शन में, एक को थीटा ए डायरेक्शन पे, एक को थीटा बी डायरेक्शन पे, इन सच अ मैनर दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज। अच्छा 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 अच्छा, क्या बोल रहा है वो, आओ समझना। इस पार्टिकल की, जिसको थीटा ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फेंका गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में। वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा यू ए साइन थीटा ए। हाँ कि ना? अरे देखो ना, ये वाली जो है इसकी वेलोसिटी आप मान लो यू ए, और ये जो बी वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी मान लो यू बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए, तो अगर मैं बी वाले पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालूं, दूसरे कलर से लिख देता हूं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन हमारी आंखों के सामने ना रहे, तो ये बन जाएगा आपका दूसरा कंपोनेंट यू बी साइन थीटा बी। अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साफ साफ, इन सच अ मैनर दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम। तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट आपको सेम देने को बोले हैं, तो यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू यू बी साइन थीटा बी। सीधी सी बात है। ठीक, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आया कि यू ए बाई यू बी कितना होगा, यू ए बाई यू बी कितना होगा, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए। पक्की बात है। चलिए आइए समझिएगा मेरी बात को। वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज, तो भाई रेंज ऑफ ए डिवाइड बाय रेंज ऑफ बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा ए कॉज थीटा ए। देखो बाय जी भी होगा, वो जी में कट जाएगा, रेशो में है, कट जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा बी टू कॉस थीटा बी। चलिए क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं यू ए साइन थीटा ए, यू ए निकाल लूं, यहां बाजू में यू ए लिख दूं, कोई दिक्कत है? ये स्क्वायर से हटा दिया मैंने और यहां लिख दिया यू ए, कोई प्रॉब्लम? यू ए कॉस थीटा ए। सिमिलरली यहां से स्क्वायर हटाया, यू बी इधर लिख दिया, यू बी कॉस थीटा बी। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? क्या क्या कट जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा। मुझे ये बताइए, यू ए साइन थीटा ए यू बी साइन थीटा बी के बराबर है, तो यू ए साइन थीटा ए यू बी साइन थीटा बी कट जाएंगे। देखो ना, यू ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू बी साइन थीटा बी है, ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा? यू ए कॉस थीटा ए अपॉन यू बी कॉस थीटा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला हमको इससे। यू ए कॉस थीटा ए अपॉन यू बी कॉस थीटा बी से आपको कोई ऐसा, क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड रिलेशन अभी नहीं मिला। ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिएगा कैसे। रिलेशन रेंज ऑफ ए अपॉन रेंज ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मुझे ये बताओ यू ए बाई यू बी का रेशो कितना है? यू ए बाई यू बी का रेशो है साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए। देखो, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए इंटू कॉस थीटा ए कॉस थीटा ए अपॉन कॉस थीटा बी, कॉस थीटा बी। ठीक, तो साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी क्या बन जाएगा? साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी टेन थीटा बी बन जाएगा, और कॉस थीटा ए अपॉन साइन थीटा ए क्या बन जाएगा? कॉट थीटा ए बन जाएगा। सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो देखो, रेंज ऑफ ए रेंज ऑफ बी इज इक्वल टू साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इज टेन थीटा बी इंटू cos theta a upon sin theta a is cot theta a. This is the ratio of ranges. Find the ratio of range. This is the ratio of range. Clear? है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से स्मूथली आप फाइनल रिलेशन तक पहुंच सकते हो। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इस लेक्चर का एक और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई, बहुत क्वेश्चन देख लिए यार, देखे कि नहीं देखे? आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ, अरे बाप रे, ये तो उसका क्वेश्चन है,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का याद आया कि नहीं? मैंने आपको बोला था कि एक इक्वेशन याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय √3. फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा, क्या क्या फाइंड आउट करना है? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अचीव्ड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब आप ये देखो, अब आप ये समझो कि एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आप देखो क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो. सारी चीजें आपके सामने निकल कर आ जाएगी अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी तो. कितना शानदार बात है, कितनी शानदार बात है. अच्छा, निकालने से पहले मुझे ये तो बता दो कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर. फॉर्मूला याद है? यस सर, ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद है. हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है. हमको जो गिवन है वो क्या है? y इज इक्वल टू √3x. अब देखो, माइनस एक्स स्क्वायर बाय √3 ये आपको गिवन है, लेकिन ये ना इसके जैसा नहीं लग रहा. ये जो इक्वेशन है ये इसके जैसी नहीं लग रही, तो हमको इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के इस इक्वेशन जैसा बनाना पड़ेगा. आइए देखते हैं कैसे बनेगा. यार सुनो ना, √3x कॉमन ले लो या x √3 कॉमन ले लो. क्या करो? x √3 कॉमन ले लो, x √3 कॉमन ले लो. ले लिया अगर कॉमन तो क्या बचा? अंदर बचा 1 माइनस x, बाहर निकल गया तो क्या बचा? x, ठीक है ना? √3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? 3. यही कि नहीं, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? सर कैसे कॉमन निकाला? तो भाई कॉमन निकालने के लिए अब आप सोचो ना, यहां पर x कॉमन निकल गया, x स्क्वायर था. अब √3 कॉमन चाहिए. √3 ऊपर से कैसे कॉमन लोगे? ऊपर तो √3 है ही नहीं. क्या करना पड़ता है? मन गणंत हमको ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अब ऊपर वाला √3 कॉमन निकल गया तो इसको हटा दो. नीचे √3 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा. अब मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर. यहां x tan थीटा किसके बराबर? √3 के बराबर. tan थीटा किसके बराबर? √3 के बराबर. ठीक. 1 माइनस एक्स बाय आर, आर रेंज किसके बराबर? 3 के बराबर. तो मुझे ये बताओ, यहां से आप बोल सकते हो बाय कंपेयरिंग, बाय कंपैरिजन हम ये बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू √3. tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, यानी कि थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री. कितना आ गया? थीटा 60 डिग्री आ गया. वेरी गुड. क्या निकाल दिया आपने? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दिया. अब रेंज की अगर हम बात करें तो r सीधे सीधे किसके बराबर है? 3 के बराबर है. तो r इज इक्वल्स टू 3 मीटर. ठीक है ना? रेंज आपने निकाल दी. अच्छा, क्या बचा? टाइम ऑफ फ्लाइट बचा, हाइट बची. चलिए आइए बात करते हैं. हम जानते हैं, वी नो दैट r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h. याद करो, r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h. याद है? बिल्कुल याद है सर. r आपके पास 3 आ गया है. tan थीटा tan 60 कितना आया है? √3 के बराबर आया है, इज इक्वल्स टू 4h. तो यहां से h कितना निकल कर आएगा? 3√3 बाय 4 मीटर्स. क्लियर? ये आ गई आपकी h की वैल्यू. आपने हाइट अचीव निकाल दी. अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और पता करना है. तो यार याद करो, एक फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, g इंटू h अपॉन 8, 8h अपॉन g. था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? बिल्कुल था सर. तो यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल सकते. √8 इंटू h कितना आया है? 3√3 बाय 4 इंटू 10. तो ये कट गया. 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, है ना? सिंप्लीफाई हो गया. 3√3 आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट आपके सामने. क्लियर? ये देखिए कितना आसानी से आपने सिर्फ एक इक्वेशन से, ट्रेजेक्ट्री आपको बता दी गई, इक्वेशन आपको बता दी गई पाथ की, आपने देखो क्या क्या चीजें पता कर ली यार. मैंने इसलिए बोला था ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. निकला कि नहीं निकला? देखा? जो सीखा अप्लाई कर रहे हैं, जो सीखा अप्लाई कर रहे हैं. चलिए भाई, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे बाबा. चलिए भाई, ये हो गया हमारे इस लेक्चर का
आखिरी क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को एकदम मस्का कर देंगे, एकदम खतरू कंसेप्ट कर देंगे। देखो प्रोजेक्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, मैं प्रोजेक्टाइल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको देखो कितने सारे 1 घंटे के लेक्चर में मैंने इतने सारे यूजफुल रिजल्ट बता दिए कि अब आप उस यूजफुल रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। इस लेक्चर को करता हूं मैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।